नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत कुमार है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं स्पेशलाइज करता हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो मैंने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि हिप रिप्लेसमेंट किसी का हुआ है, तो ये मैं आज डिस्कस करने चाहेंगे आपसे कि हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है, किस कंडीशन में करते हैं, सर्जरी का क्या सक्सेस रेट है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब बातें आपसे आज शेयर करेंगे। तो हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है? जैसे कि हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसमें एक सॉकेट होता है, एक बॉल होता है। तो ये सॉकेट है और एक बॉल है। तो नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट भी दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, जिसको हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी भी कहते हैं, और एक होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो पार्शियल हिप में और टोटल हिप में क्या अंतर है? नॉर्मली पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट में सॉकेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ बॉल चेंज होता है। और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में सॉकेट भी चेंज होता है और बॉल भी चेंज होता है। तो किस कंडीशन में पार्शियल हिप करते हैं और किस कंडीशन में टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ लॉन्गिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मली पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट जो है हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा करते हैं। जैसे कोई एल्डरली पेशेंट है जिनका उम्र 60 साल 70 साल प्लस है और उनका हिप टूट गया है या हिप खराब हो गया है, तो उस कंडीशंस में हम लोग पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। उसकी लाइफ अच्छी होती है, बट टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तुलना में कम माना जाता है। इसीलिए हम लोग एल्डरली लोगों में, जहाँ पे जिनका रिक्वायरमेंट कम है चलने का, जो कि होम एम्बुलेटर है, कम्युनिटी एम्बुलेटर नहीं है, उन लोगों में पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट कब करते हैं? तो नॉर्मली टोटल हिप रिप्लेसमेंट किसी भी एज में किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन, आपके हिप का कंडीशन कैसा है। ये यंग लोगों में भी किया जा सकता है, ओल्ड लोग जो कि फिट हैं, जो कम्युनिटी एम्बुलेटर हैं, यानी काफ़ी एक्टिव जिनका लाइफ स्टाइल है, उनमें भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है कि इसको बोलते हैं सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? तो जब आपका जो हिप का जो प्रोस्थेसिस है, अगर उसको हम सीमेंट से फिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अनसीमेंटेड क्या होता है कि अनसीमेंटेड में हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका ही बोनी टिश्यू इम्प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और आपका जो इम्प्लांट है वो स्टेबल होता है, तो उसे बोलते हैं अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। तो ये किस बात से इसका डिसीजन होता है कि क्या करना है, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड? ये होता है कि आपकी बोन की क्वालिटी कैसी है, आपका एज क्या है। मल्टीपल फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा हिप रिप्लेसमेंट करना है, सीमेंटेड या अनसीमेंटेड। 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट है कि जो इसका बियरिंग सरफेस होता है, जो बॉल होता है, ये 2-3 प्रकार के मटेरियल का बना हुआ होता है। ये मेटल का हो सकता है, ये सिरामिक का हो सकता है। तो जो आर्टिकुलेशन होता है, जैसे कहते हैं कि मेटल ऑन मेटल, मेटल ऑन सिरामिक, मेटल ऑन पॉली, सिरामिक ऑन सिरामिक, तो डिपेंड करता है कि आपका बॉल और सॉकेट, जो लाइनर होता है सॉकेट के अंदर, वो किस मटेरियल का बना होता है। अब हम लोग मेटल ऑन मेटल हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका ऐसा देखा गया है कि बॉडी में बहुत सारे मेटेलिक आयंस रिलीज होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। सो मेटल और मेटल हिप रिप्लेसमेंट अब बैन किया जा चुका है। जो सबसे कॉमनली आज के डेट में हो रहा है वो मेटल ऑन पॉली,
सिरामिक ऑन पॉली और सिरामिक आर्टिकुलेशन होता है। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारा हिप जॉइंट जो है बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट वेट बियरिंग जॉइंट है, और इसी के सहारे हमारा हिप का मूवमेंट होता है और इसी के सहारे हम चलते हैं। बट कई बार बहुत सारी बीमारियों के कारण जो हिप जॉइंट है हमारा वो डैमेज हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि जो सबसे कॉमन है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि किसी का कूल्हे का बॉल टूट गया, किसी का कूल्हा गल गया, जैसे इसको एवियन कहते हैं, वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड, तो भी कारण होता है। कुछ लोगों के हिप में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण से भी उनका कूल्हा डैमेज हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों के हिप में टीबी हो जाता है, उसके कारण से उनका कूल्हा डैमेज हो जाता है। या फिर कुछ लोगों में प्राइमरी आर्थराइटिस कहते हैं इसको, यानी आर्थराइटिस के कारण उनका कूल्हा खराब हो जाता है। सो मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं इसके आपका हिप जॉइंट को डैमेज करने का। तो क्या तकलीफ होती है नॉर्मली अगर आपके हिप में प्रॉब्लम है तो आपको चलने में तकलीफ होता है। जैसे ही आप अपना वजन अपने पैर पे डालेंगे तो आपको हिप के एरिया में पेन होगा। कई बार पेन के अलावा ये पेन हिप एरिया के अलावा ये घुटने में भी दर्द होता है, क्योंकि हिप का नर्व सप्लाई और नी का नर्व सप्लाई एक ही होता है। तो कई बार इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। कई बार हिप का दर्द आपको घुटने में फील होगा, तो कई बार बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं घुटने में तो नहीं है, बट हिप का पेन भी घुटने में रेफर होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तो पेन सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। चलने में दिक्कत होती है, जैसे कि लंगड़ापन जिसको कहते हैं, कि आप लंगड़ा कर चलेंगे। कई बार क्या होता है कि एक पैर बड़ा और छोटा हो जाता है। हिप के बीमारी के कारण आपका एक पैर छोटा हो जाएगा और दूसरा पैर लगेगा कि बड़ा हो गया है। तो आपको पैर का जो लंबाई है वो अनइक्वल हो जाता है। इसको लिम्ब लेंथ इनइक्वलिटी कहते हैं। इसके कारण से भी आपको चलने में दिक्कत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट साइन है कि अगर आपका हिप का प्रॉब्लम है तो नॉर्मली आपको ज़मीन पे पालथी मारकर बैठने में, जैसे इसको सिटिंग क्रॉस लेग कहते हैं, ज़मीन पे या कहीं पे भी पालथी मार के बैठने में बहुत दिक्कत होगा आपको। कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं, या जो स्क्वाटिंग कहते हैं इसको, जो इंडियन टॉयलेट में बैठने का स्टाइल होता है, उसको स्क्वाट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों पोजीशन के लिए आपके हिप का मूवमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस पोजीशन में बैठ पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिससे पता चलता है कि आपको हिप का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये डायग्नोसिस होता है कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आपका हिप डैमेज हुआ है। तो उसके लिए कुछ लोगों में हम लोग एक्सरे, कभी ज़रूरत पड़ने पे एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई से डिटेल स्टडी पता चलता है कि एग्जैक्टली किस कारण से हिप आपका डैमेज हुआ है, या कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है, इन्फेक्शन का लक्षण तो नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट भी करा कर देखते हैं। कई बार ब्लड टेस्ट में ये पता चलता है कि अगर आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को गठिया के कारण भी हिप का प्रॉब्लम होता है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है, एक गठिया है जिसमें हिप जो है फ्यूज हो जाता है। तो एक्सरे, कुछ ब्लड टेस्ट, ज़रूरत पड़ने पे एमआरआई करके हम लोग एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि एग्जैक्टली किस कारण से आपका हिप डैमेज हुआ है। एक बार डायग्नोसिस हो जाने के बाद हम प्लान करते हैं कि क्या सर्जरी करना है, हिप रिप्लेसमेंट करना है, हिप रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट का क्या इंडिकेशन बनता है, अगर आपका कूल्हा डैमेज हो गया है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है, चलने में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिकेशन बनता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का। लगता है सर्जरी में नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। सर्जरी के बाद हम लोग नॉर्मली पेशेंट को अगले दिन से मोबिलाइज करते हैं। इनिशियली 4 to 6 वीक्स के लिए उनको सजेस्ट किया जाता है कि एक सपोर्ट लेकर चलें आप,
एक वॉकर लेकर चले और उसके बाद वो वॉकर छोड़कर चल सकते हैं। तो इसका लॉन्गेविटी कैसा है? आई मीन एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का मानते हैं हम लोग कि ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर आप जितना ज़्यादा एक्टिव हैं, खासकर यंग लोगों में जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता है, उन लोगों में इनकी लॉन्गेविटी थोड़ी कम होती है। जिनका एक्टिविटी लेवल थोड़ा लो है, उनका लॉन्गेविटी उनमें ज़्यादा होता है। बट इट्स अ वेरी गुड सर्जरी। लॉन्गेविटी काफ़ी अच्छी है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आपका पेन इससे ख़त्म हो जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप नॉर्मल चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लाइट जॉगिंग कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली ये एडवाइस करते हैं कि आप स्क्वाटिंग या ज़मीन पे नीचे बैठना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे हिप का डिसलोकेशन का खतरा होता है। तो हम लोग नॉर्मली अवॉइड करने के लिए कहते हैं और उससे इम्प्लांट पे स्ट्रेस भी ज़्यादा पड़ता है। अदर देन दैट बाकी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं सर्जरी के बाद और आप एक पेन फ्री हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।